हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोग यहां पर एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 12 की पाठ्य पुस्तक मानव भूगोल के मूल सिद्धांत कवर कर रहे हैं। आज आपका इसी क्रम में अध्याय 6वां है। यहां पर हम द्वितीयक क्रियाओं से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज का पहला प्रश्न है, द्वितीयक क्रियाओं के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। द्वितीयक गतिविधियों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का मूल्यह्रास हो जाता है। द्वितीयक क्रियाएं विनिर्माण, प्रसंस्करण और निर्माण उद्योग से संबंधित हैं। आपका पहला वाला कथन गलत है। द्वितीयक क्रियाएं प्रगति में पाए जाने वाले कच्चे माल का रूप बदलकर उसे मूल्यवान बना देती हैं। यानी द्वितीयक गतिविधियों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य ह्रास नहीं होता है, बल्कि इनका मूल्य बढ़ जाता है। तो आपका पहला वाला जो कथन है ये गलत हो जाएगा। सेकंड वाला कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। द्वितीयक क्रियाएं विनिर्माण, प्रसंस्करण और निर्माण उद्योग से संबंधित हैं। तो यहाँ पर आपका केवल सेकंड वाला कथन सही है। तो आंसर है आपका पहले का बी, केवल सेकंड। दूसरा प्रश्न है आपका, विनिर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। विनिर्माण से आशय वस्तुओं के हस्तांतरण और वितरण से है। विनिर्माण आधुनिक शक्ति के साधन एवं मशीनरी के द्वारा या पुराने साधनों द्वारा किया जाता है। तृतीय विश्व के देश विनिर्माण कार्य में तीव्र प्रगति कर रहे हैं। देखिए आपका पहला वाला जो कथन है ये गलत है। विनिर्माण से आशय किसी भी वस्तु का उत्पादन है, न कि वस्तुओं का हस्तांतरण और वितरण से है। विनिर्माण में आपके हस्तशिल्प के कार्य हैं या फिर किसी भी प्रकार के जो कलपुर्जे बनाए जाते हैं, जैसे लोहा इस्पात उद्योग है या खिलौनों का उद्योग है, किसी भी प्रकार का जो भी सामान बनाया जाता है वो सभी विनिर्माण कार्य के अंतर्गत आ जाते हैं। यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन सही है। विनिर्माण आधुनिक शक्ति के साधन और मशीनरी के द्वारा या फिर पुराने या परंपरागत साधनों के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन सही है। विनिर्माण की सभी प्रक्रियाओं में कुछ सामान्य विशेषताएं होती हैं, जैसे शक्ति का प्रयोग, एक ही प्रकार की वस्तुओं का विशाल उत्पादन एवं कारखानों में विशिष्ट श्रमिक जो मानक वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। अब देखिए तीसरा वाला कथन जो है, यहाँ पर एक शब्द आया है तृतीय विश्व के देश, और बताया गया कि तृतीय विश्व के देश विनिर्माण कार्य में तीव्र प्रगति कर रहे हैं। तो तृतीय विश्व के देशों से तात्पर्य उन अल्प विकसित देशों से है जो सामाजिक आर्थिक रूप से अत्यंत पिछड़े हुए हैं और जहां अभी भी अत्यधिक जनसंख्या प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न है, और इन देशों की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह से प्राथमिक क्रियाओं पर निर्भर है। तो यहां पर आपका तीसरा वाला जो कथन है ये गलत हो जाएगा। तृतीय विश्व के जो देश हैं इनमें गरीबी और आर्थिक अभाव की वजह से तकनीकी मशीनरी तक पहुंच नहीं हो पाई है। यही कारण है कि इन देशों में विनिर्माण को अब भी शाब्दिक अर्थों में ही प्रयोग किया गया है। तो यहां पर आपका केवल सेकंड वाला कथन सही है। तो सही आंसर है यहां पर आपका सेकंड का ए वाला, केवल 2। तीसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर सही है। उद्योग एक निर्माण इकाई होती है जिसकी भौगोलिक स्थिति अलग होती है एवं प्रबंध तंत्र के अंतर्गत लेखा वही एवं रिकॉर्ड का रखरखाव रखा जाता है। उद्योग एवं विनिर्माण समानार्थी नहीं है। यंत्रीकरण से तात्पर्य किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए मशीनों का प्रयोग करना है। अत्यधिक विशिष्टीकरण एवं श्रम विभाजन के द्वारा कम प्रयास एवं अधिक लागत से अधिक माल का उत्पादन करना आधुनिक निर्माण की प्रमुख विशेषता है। विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ है हाथ से बनाना, या फिर इसमें यंत्रों द्वारा बनाया गया सामान भी सम्मिलित किया जाता है। वैचारिक दृष्टिकोण से अगर हम लोग देखें तो वैचारिक दृष्टिकोण से उद्योग निर्माण इकाई होती है जिसकी भौगोलिक स्थिति अलग होती है एवं प्रबंध तंत्र के अंतर्गत लेखा बही एवं रिकॉर्ड का रखरखाव रखा जाता है। यहाँ पर आपका पहला वाला कथन सही है। सेकंड वाला कथन जो है ये गलत है। उद्योग एक व्यापक नाम है और इसे विनिर्माण के पर्यायवाची के रूप में भी देखा जाता है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है उद्योग और विनिर्माण समानार्थी नहीं है। तो ये आपका गलत है। जब कोई आप इस्पात उद्योग की बात करता है या रसायन उद्योग शब्दावली की बात करता है तो उसके मन में क्या आता है, कारखाने और कारखानों में होने वाला उत्पादन आ जाता है। लेकिन इन कारखानों में उत्पादन के अलावा भी यहाँ पर बहुत सारी गतिविधियां होती हैं जो सम्मिलित रूप से सब मिलकर उद्योगी कहलाती हैं। यानी आपने देखा होगा बहुत सारी छोटे छोटे काम भी और भी होते हैं, जैसे पर्यटन को बढ़ावा दिया जाता है। मान लीजिए किसी क्षेत्र में जब कारखाने वगैरह स्थापित हो जाते हैं तो उस क्षेत्र में पर्यटन का भी विकास होता है, पार्क वगैरह बन जाते हैं, और भी कई सांस्कृतिक जो गतिविधियां हैं वहां पर वो भी उत्पन्न हो जाती हैं। तो पूरा का पूरा जो हब है, पूरा का पूरा जो है इंडस्ट्रियल हब बन जाता है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला जो कथन है ये गलत हो जाएगा। तीसरा वाला जो कथन है ये बिल्कुल सही है। यंत्रीकरण से तात्पर्य किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए
मशीनों का प्रयोग करना है। और इसमें जो स्वचालित मशीनें हैं ये यंत्रीकरण की विकसित अवस्था हैं। चौथा वाला जो कथन है आपका ये सही नहीं है। अत्यधिक विशिष्टीकरण और श्रम विभाजन के द्वारा कम प्रयास और कम लागत के द्वारा, यानी यहाँ पर लागत अधिक नहीं आती है बल्कि इसमें अल्प लागत आती है। कम प्रयास और जो अल्प लागत है इससे अधिक माल का उत्पादन होता है और ये आधुनिक निर्माण की प्रमुख विशेषता भी है। तो यहाँ पर आपका चौथा वाला गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर अधिक लागत लिखा हुआ है। तो अधिक लागत नहीं है, इसमें अल्प लागत आती है या फिर कम लागत आती है। तो यहाँ पर आपका केवल 1 और 3 कथन सही है। तो आपका सही आंसर है तीसरे का डी, केवल 1 और 3। चौथा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी विनिर्माण की विशेषताएं हैं? कौशल का विशिष्टीकरण, प्रौद्योगिकी नवाचार, यंत्रीकरण, संगठनात्मक ढांचा। देखिए ये सभी विनिर्माण की विशेषताएं हैं। यानी विनिर्माण की प्रक्रिया में कौशल का विशिष्टीकरण होता है। यानी जब आप किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस में जाते हैं तो आपने देखा होगा हर काम को करने वाला एक स्पेशल व्यक्ति है, यानी उस काम में निपुण एक अलग व्यक्ति है। लेकिन जो घरेलू उत्पादन होता है वहां पर क्या होता है, वहां पर एक ही व्यक्ति सारे काम कर रहा होता है। हम जैसे सूत का काम ले लेते हैं तो सूत कताई से लेकर उसका जो सूत है, सूत को साफ करना, सूत से कपड़ा जो है बनाना, उसके बाद कपड़े को रंगना और उस कपड़े को रंग कर बाजार में बेचना, ये कोई एक ही व्यक्ति करता है। लेकिन अगर हम फैक्ट्री लेवल पर बात करें, बड़े बड़े जो सूत यानी जो कपास से कपड़ा बनाने वाले संयंत्र हैं, तो वहां पर क्या है, हर व्यक्ति अपने अपने कौशल में सेपरेट कर दिया गया, उसका कौशल अलग अलग है और कौशल का यहाँ पे विशिष्टीकरण हो गया है। यानी कपड़ा रंगने वाला अलग है, कपड़ा बनाने वाला अलग है, कपड़े के जो थान है उन थानों को स्टॉक लगाने वाला अलग है। हर व्यक्ति का अपना कौशल विशिष्ट है। तो यहाँ पर ये देखने को मिलता है। इसके अलावा प्रौद्योगिकी नवाचार, यानी यहाँ पर आपने देखा होगा जो भी बड़ा लेवल का उत्पादन होता है उसमें लगातार जो भी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी वगैरह है उसको एडॉप्ट किया जाता है। तो यहाँ पर हमें प्रौद्योगिकी नवाचार देखने को मिलता है, यंत्रीकरण भी देखने को मिलता है। इसके अलावा संगठनात्मक ढांचा होता है, यानी कि इसमें एक जटिल प्रौद्योगिकी तंत्र होता है। इसके अलावा अत्यधिक विशिष्टीकृत श्रम विभाजन होता है, अधिक पूंजी इन्वेस्ट होती है, बड़े संगठन इसमें होते हैं और इसमें पूरा प्रशासकीय और अधिकारी वर्ग भी संलग्न होता है। तो यहाँ पर ये सभी विनिर्माण उद्योग की विशेषताएं हैं। तो आपका सही आंसर है चौथे का सी, 1, 2, 3 और 4। पांचवा प्रश्न है आपका, उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कारक हैं? बाजार तक अभिगम्यता, कच्चे माल की प्राप्ति तक अभिगम्यता, शक्ति के साधनों तक अभिगम्यता, उपरोक्त सभी। देखिए जो माल उत्पादित किया जा रहा है उसके लिए बाजार भी होना चाहिए और बाजार अगर नहीं है और बाजार तक हमारी पहुंच नहीं है फिर उत्पादन का कोई मतलब निकल कर नहीं आता है। तो यहाँ पर बाजार तक अभिगम्यता ये भी एक कारक है। इसके अलावा रॉ मटेरियल, यानी जो भी हम सामान बना रहे हैं, मान लीजिए हम इस्पात का निर्माण कर रहे हैं, तो इस्पात में लगने वाला जो अयस्क है, कोयला है, चूना पत्थर है, ये सब भी हमें उपलब्ध होना चाहिए, तभी तो हम इस्पात का निर्माण कर पाएंगे। तो कच्चे माल की प्राप्ति तक अभिगम्यता होनी चाहिए। इसके अलावा कच्चा माल बनाने के लिए, कच्चे माल को प्रसंस्कृत करने के लिए जो भी हमारी मशीनरी लगी हुई है उसको शक्ति चाहिए, यानी कि उसको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो यहाँ पर शक्ति के साधनों तक अभिगम्यता भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वहां पर बिजली ही ना हो, वहां पर इलेक्ट्रिक संयंत्र ही ना हो या इलेक्ट्रिसिटी की आपूर्ति ना हो, तो ऐसे में संयंत्र कैसे काम कर पाएगा। तो ये सभी कारक हैं जो कि आपके उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करते हैं। तो आपका सही आंसर है पांचवें का डी वाला, उपरोक्त सभी। छठवां प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा कथन समूहन अर्थव्यवस्था को सही से परिभाषित करता है? प्रधान उद्योग की समीपता से अन्य उद्योग का लाभान्वित होना, लोगों के एक समूह द्वारा स्थापित सहकारी उपक्रम, किसी स्थान विशेष के लोगों द्वारा सामूहिक रूप से बचत करना, बड़े उद्योग में लघु और कुटीर उद्योग इकाइयों का विलय। इसको एक एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं कोई एक ऐसा स्थान है जहां पर कोई रिसोर्स पता चलता है, यानी कोई खनिज संसाधन पता चलता है और वहां पर सरकार एक फैक्ट्री स्थापित करवा देती है, यानी एक बड़ा सा उपक्रम स्थापित करवा देती है। अब जब यहाँ पर एक बड़ा सा उपक्रम स्थापित हो जाएगा तो क्या होगा, यानी इसमें काम करने के लिए वर्कर आएंगे और वर्कर एक या दो नहीं होंगे, हजारों की संख्या में होंगे। तो उनके आने और जाने के लिए यहाँ पर परिवहन के साधन विकसित हो जाएंगे, यानी टैक्सी वगैरह है, आपका जो भी टैक्सी है, बस वगैरह है, या जो पर्सनल बाइक वगैरह के साधन है वो यहाँ पर आने जाने लगेंगे। साथ ही साथ इस बड़े उद्योग को, बड़े उपक्रम में जो मशीनरी होगी, उन मशीनरी को सर्विस देने के लिए यहाँ पर छोटी छोटी कंपनियां, छोटी छोटी जो कह सकते हैं टेक्नीशियन वगैरह है, वो भी यहाँ पर आ जाएंगे। यानी जो टेक्निकल सर्विस देने वाली छोटी छोटी कंपनियां हैं वो भी अपना अपना यहाँ पर सेटअप जमा लेंगी। इसके अलावा जो लोग इसमें काम करने वाले आ जा रहे हैं, उनके खाने पीने रहने के लिए यहाँ पर होटल वगैरह हैं, चाय की दुकान वगैरह हैं, ये सब खुलने लगेंगी। वहाँ पर बैंकिंग, यानी वहाँ पर बैंकिंग का भी विकास होगा। जब इतने सारे लोग काम कर रहे हैं तो उनकी जो सैलरी वगैरह आएगी वो बैंक अकाउंट में ही तो आएगी। तो ऐसे करके हमारे बैंकिंग का भी विकास होगा। वहाँ पर जब लोग रह रहे होंगे तो उनके बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल भी चाहिए होंगे, यानी वहाँ पर स्कूल भी बनेंगे फिर,
और ऐसे ही करके वहाँ पर जब कोई कारखाना लगा होता है तो ऑब्वियस सी बात है पॉल्यूशन भी फैलता है। जब पॉल्यूशन फैलता है तो लोग बीमार पड़ते हैं, तो उनको इलाज करवाने के लिए हॉस्पिटल की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसे करके हॉस्पिटल भी यहाँ पर खुलेगा। तो आप इन सब में क्या चीज़ देख रहे हैं, यानी यहाँ पर आप देख रहे हैं एक उद्योग के विकास से, एक बड़ा उपक्रम लगाने से यहाँ पे कई सारे उद्योग यहाँ पर खुल गए, कई सारे उद्योग ये खुल गए। और ये जो कई सारे उद्योग हैं ये वास्तव में समूह अर्थव्यवस्था का निर्माण कर रहे हैं। यानी प्रधान उद्योग की समीपता से अन्य अनेक जो उद्योग हैं ये लाभान्वित होते हैं और ये लाभ समूह अर्थव्यवस्था के रूप में बढ़त हो जाते हैं। विभिन्न उद्योगों के मध्य पाई जाने वाली श्रृंखला से बचत की प्राप्ति होती है। तो यहां पर आपका सही आंसर है छठवें का ए वाला। 7वां प्रश्न है आपका, स्वच्छंद उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। स्वच्छंद उद्योग विशिष्ट कच्चे माल पर निर्भर करते हैं। ये उद्योग संगठक पुर्जों पर निर्भर रहते हैं। इनमें उत्पादन अत्यधिक मात्रा में होता है। ये उद्योग प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। स्वच्छंद उद्योग व्यापक विविधता वाले स्थानों में स्थित होते हैं। पहला वाला जो कथन है आपका ये गलत है। स्वच्छंद उद्योग किसी विशिष्ट कच्चे माल पर निर्भर नहीं रहते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है ये किसी विशिष्ट कच्चे माल पर निर्भर रहते हैं। आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। सेकंड वाला सही है। ये उद्योग संगठक पुर्जों पर निर्भर रहते हैं जो कहीं से भी प्राप्त किए जा सकते हैं। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन सही है। इनमें उत्पादन जो है अत्यधिक मात्रा में नहीं होता है, बल्कि इनमें उत्पादन जो है कम मात्रा में होता है। तो यहां पर तीसरा वाला कथन गलत है। इनमें उत्पादन कम मात्रा में होता है और श्रमिकों की भी कम आवश्यकता होती है। चौथा वाला कथन यहां पर बिल्कुल सही है। ये उद्योग प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। इनकी स्थापना में महत्वपूर्ण कारक सड़कों के जाल द्वारा इनकी अभिगम्यता होती है। तो यहां पर आपका दूसरा और चौथा कथन सही है। तो आपका सही आंसर है 7वें का बी, केवल 2 और 4। 8वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से उद्योग कृषि आधारित नहीं है। चीनी, वनस्पति तेल, नमक, सूती वस्त्र, लाख। कृषि आधारित उद्योगों में आपकी चीनी है, वनस्पति तेल है, सूती वस्त्र है, रबड़ है, कॉफी का रबड़ जो कॉफी है या चाय की जो खेती होती है वो आ जाती है। नमक की अगर हम बात करें तो नमक का रासायनिक सूत्र आपको पता होगा NaCl। नमक एक रासायनिक उद्योग में आ जाता है। लाख की बात करें तो लाख से जो आपका पेंट वगैरह होता है जिसको वार्निश के नाम से आप जानते हैं वो बनाई जाती है। तो लाख एक वन आधारित उद्योग है, यानी फॉरेस्ट वेस्ट उद्योग है। तो यहां पर आपका तीसरा और 5वां जो है ये एग्रीकल्चर वेस्ट उद्योग नहीं है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 8वें का सी, केवल 3 और 5। 9वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से वन आधारित उद्योग हैं। तारपीन तेल, कृत्रिम रेशा, कॉफी, कागज, पेट्रो रसायन। देखिए तारपीन तेल जो है ये आपका वन आधारित उद्योग है। इसके अलावा यहाँ पर इमारती लकड़ी, लाख के बारे में भी आप जान चुके हैं। कागज जो है ये भी आपका वन आधारित है। कृत्रिम रेशा आप जानते हैं रसायन आधारित उद्योग है। कॉफी जो है एग्रीकल्चर वाला उद्योग है। पेट्रो रसायन आपका ये केमिकल उद्योग है। तो यहां पर आपका 2, 3 और 5 नहीं है, केवल 1 और 4 है। यहां पर आपका सही आंसर है 9वें का डी, यानी केवल 1 और 4 वन आधारित उद्योग हैं। 10वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है। पहला है उद्योग अपनी लागत घटाकर लाभ को बढ़ाते हैं। चमड़ा एवं ऊन उद्योग स्वच्छंद उद्योग हैं। अगला है संतुलित आर्थिक विकास हेतु सरकार प्रादेशिक नीति अपनाती है जिसके अंतर्गत विशिष्ट क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना की जाती है। उद्योगों हेतु सूचनाओं के आदान प्रदान एवं प्रबंधन के लिए संचार की भी महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। देखिए यहां पर पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। उद्योग अपनी लागत घटाकर लाभ को बढ़ाते हैं, इसलिए उद्योगों की स्थापना उस स्थान पर की जानी चाहिए जहां पर उत्पादन लागत कम आए। सेकंड वाला कथन यहां पर गलत है। चमड़ा और ऊन जो है ये पशु आधारित उद्योग हैं, यानी जो पशु आधारित उद्योग हैं तो ये स्वच्छंद उद्योग नहीं है, इनमें रॉ मटेरियल की आवश्यकता पड़ती है। सी वाला कथन यहां पर बिल्कुल सही है। संतुलित आर्थिक विकास के लिए सरकार एक प्रादेशिक नीति बनाती है और इसके अंतर्गत विशिष्ट क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना की जाती है। हमारे भारत में भी ये हुआ है, यानी हमारे भारत में जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना से आपके यहाँ भी प्रादेशिक विकास की नीति को अपनाया गया है। डी वाला कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। उद्योगों हेतु सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए और प्रबंधन के लिए संचार का भी एक बहुत महत्व है। तो यहाँ पर आपका गलत वाला आंसर है जो है 10 का बी वाला, ये आंसर है आपका 10 का बी। 11वां प्रश्न है आपका,
कुटीर उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सही है, ये आपको बताना है। इसमें शिल्पकार स्थानीय कच्चे माल का उपयोग कर साधारण औजारों द्वारा परिवार के सभी सदस्य मिलकर वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। इनके द्वारा निर्मित वस्तुओं का व्यापारिक महत्व अधिक होता है। इस उद्योग में दैनिक जीवन के उपयोग में आने वाली वस्तुएं उत्पादित की जाती हैं। देखिए, कुटीर उद्योग जो है निर्माण की सबसे छोटी इकाई है। इसमें शिल्पकार स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करते हैं और साधारण औजारों द्वारा इसमें उसके परिवार के सभी सदस्य मिलकर अपने दैनिक जीवन के उपभोग की जो वस्तुएं हैं उनका ये उत्पादन करते हैं। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन सही है। और जो तैयार माल होता है उसको या तो वे स्वयं उपभोग कर लेते हैं या फिर जो स्थानीय गांव या स्थानीय बाजार होते हैं उनमें बेच आते हैं। इनके द्वारा जो भी वस्तुएं निर्मित की जाती हैं तो उनका कोई व्यापारिक महत्व नहीं होता, यानी वो अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड की नहीं होती हैं, तो इसलिए इनका व्यापारिक महत्व कम होता है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला जो कथन है ये गलत हो जाएगा। थर्ड वाला जो कथन है ये आपका बिल्कुल सही है। इस उद्योग में दैनिक जीवन में भोग में आने वाली वस्तुएं हैं, जैसे खाद्य पदार्थ, कपड़ा है, चटाइयाँ, बर्तन हैं, औजार हैं, फर्नीचर हैं, जूते हैं या फिर टेराकोटा की जो मूर्तियां वगैरह होती हैं वो सब आ जाते हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है केवल 1 और 3, यानी आंसर है 11 का डी वाला। 12वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है। पूंजी व परिवहन कुटीर उद्योग को अधिक प्रभावित करते हैं। छोटे पैमाने के उद्योग विकासशील देशों की विशेषता हैं। बड़े पैमाने के उद्योग पहले ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी भाग एवं यूरोप में लगाए गए थे। देखिए, आपका पहला वाला कथन गलत है। पूंजी और परिवहन कुटीर उद्योगों को अधिक प्रभावित नहीं करते हैं, क्योंकि इनके द्वारा जो निर्मित वस्तुएं होती हैं उनका व्यापारिक महत्व कम होता है और अधिकतर कुटीर उद्योग में जो उपकरण होते हैं वो स्थानीय लोगों के द्वारा बनाए जाते हैं और स्थानीय लोगों के द्वारा ही उनका उपभोग कर लिया जाता है। इसलिए यहां पर पूंजी और परिवहन का ज्यादा महत्व नहीं है। सेकंड वाला जो कथन है ये बिल्कुल सही है। छोटे पैमाने के जो उद्योग हैं ये विकासशील देशों की विशेषता है। भारत, चीन, इंडोनेशिया और ब्राजील जैसे देशों ने अपनी जनसंख्या को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए छोटे पैमाने के जो उद्योग हैं इन पर जोर ज्यादा दिया है। तीसरा वाला कथन यहां पर यह भी सही है। बड़े पैमाने के उद्योग पहले ग्रेट ब्रिटेन, यानी जहां से औद्योगिक क्रांति स्टार्ट हुई है वहां पर, उसके बाद फिर संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी भाग में और फिर यूरोप में अन्यत्र लगाए गए थे और बाद में फिर ये अन्य देशों में भी फैल गए। तो यहां पर पूछा गया है कौन सा कथन आपका सही नहीं है। केवल पहला वाला कथन आपका सही नहीं है। आपका सही आंसर है 12 का ए। केवल पहला वाला कथन गलत है। 13वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कच्चा माल आधारित उद्योग नहीं है। रसायन उद्योग, खाद्य उद्योग, सॉफ्टवेयर उद्योग, सीमेंट उद्योग। देखिए, यहां पर रसायन उद्योग में भी कच्चा माल चाहिए, खाद्य उद्योग में भी कच्चा माल चाहिए, सीमेंट उद्योग में भी कच्चा माल चाहिए, लेकिन सॉफ्टवेयर उद्योग में किसी प्रकार का कच्चा माल नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक फूट लूज उद्योग में आ जाता है, स्वच्छंद उद्योग की श्रेणी में आता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 13 का सी वाला। 14वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक दोनों होता है। मिश्रित, पूंजीवादी, समाजवादी या कोई भी नहीं। मिश्रित अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक दोनों होता है। वहीं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन का स्वामित्व होता है वो केवल व्यक्तिगत होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन का जो स्वामित्व होता है वो सार्वजनिक होता है। तो यहां पर हमारा सही आंसर है 14 का ए वाला। भारत की अर्थव्यवस्था का मॉडल भी मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला है, यानी यहां पर कुछ उपक्रम गवर्नमेंट के हैं तो कुछ उपक्रम जो है वो प्राइवेट हाथों में है। 15वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है। उद्योग जिनके उत्पाद को अन्य वस्तुएं बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लाया जाता है आधारभूत उद्योग कहलाते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का संचालन निजी और सरकारी दोनों के द्वारा किया जाता है। देखिए, आधारभूत उद्योगों की अगर हम बात करें तो आधारभूत का मतलब उद्योगों का मतलब ये होता है कि ये ऐसे उद्योग होते हैं जो अन्य उद्योगों की आधारशिला रखते हैं। जैसे इस्पात उद्योग हुआ, इस्पात उद्योग से क्या होता है, इस्पात जो निकलता है उससे मशीनरी बनाई जाती है, तो उस मशीनरी से अन्य उद्योगों की स्थापना की जाती है। जैसे सूती वस्त्र उद्योग है तो सूती वस्त्र उद्योग में जो भी मशीनरी बनेगी वो इस्पात से तो बनेगी। तो उद्योग जिनके उत्पाद को अन्य वस्तुएं बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लाया जाता है उन्हें आधारभूत उद्योग कहा जाता है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन सही है। सेकंड वाला जो कथन है ये बिल्कुल सही है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन का जो स्वामित्व होता है
वो व्यक्तिगत होता है। और इसका एक यूनिक एग्जाम्पल अमेरिका की अर्थव्यवस्था है, यानी अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। तीसरा वाला जो कथन है ये गलत है। सार्वजनिक क्षेत्र के जो भी उद्योग होते हैं तो इन उद्योगों का संचालन गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, ना कि निजी व्यक्तियों के द्वारा। तो यहां पर आपका तीसरा वाला कथन गलत हो जाएगा। यहां पर आपका केवल तीसरा वाला कथन गलत है, तो आपका सही आंसर है 15 का बी, केवल थर्ड। 16वां प्रश्न है आपका, लौह इस्पात उद्योग का संबंध निम्न में से किससे है? कृषि आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग, आधारभूत उद्योग, कुटीर उद्योग। अभी आपको बताया था लौह इस्पात उद्योग का जो संबंध है वो आधारभूत उद्योग से है, क्योंकि लौह इस्पात उद्योग जो है वो अन्य उद्योगों की आधारशिला रखता है, अन्य उद्योगों के विकास में योगदान देता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 16 का सी वाला। 17वां प्रश्न है आपका, वे उद्योग जो उपभोक्ता द्वारा प्रत्यक्ष रूप में उपभोग किए जाने वाले सामान का उत्पादन करते हैं कहलाते हैं आधारभूत उद्योग, परंपरागत उद्योग, स्वच्छंद उद्योग, उपभोक्ता वस्तु उद्योग। देखिए ऐसे भी कुछ उद्योग हैं जो उपभोक्ता द्वारा प्रत्यक्ष रूप में उपभोग किए जाने वाले सामान का उत्पादन करते हैं, उन्हें उपभोक्ता वस्तु उद्योग कहा जाता है। इनमें आपके जैसे ब्रेड रोटी है, बिस्किट है, चाय या साबुन बनाने वाले जो उद्योग हैं तो वो सब उपभोक्ता वस्तु उद्योग में आ जाते हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है 17 का डी वाला। 18वां प्रश्न है आपका, परंपरागत बड़े पैमाने वाले औद्योगिक प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है? ये भारी उद्योग के क्षेत्र होते हैं। इस प्रकार के उद्योगों में रोजगार का अनुपात निम्न होता है। इस प्रदेश के उद्योगों से प्रदूषण अधिक होता है। देखिए आपका पहला वाला कथन सही है। ये भारी उद्योग के क्षेत्र होते हैं जिनमें कोयला खदानों के समीप स्थित धातु पिघलाने वाले उद्योग, भारी इंजीनियरिंग उद्योग, रसायन निर्माण उद्योग, वस्त्र उत्पादन इत्यादि का कार्य किया जाता है और इन्हें धुएं की चिमनी वाले उद्योग भी कहते हैं। सेकंड वाला कथन आपका जो है गलत है। इस प्रकार के उद्योगों में रोजगार का जो अनुपात होता है वो काफी उच्च होता है। तो उच्च रोजगार की वजह से यहाँ पर उच्च गृह घनत्व भी पाया जाता है, जिसमें घटिया प्रकार के घर होते हैं और यहाँ पर जो सेवाएं वगैरह होती हैं उनका अभाव होता है। यहाँ पर ये औद्योगिक प्रदेश होता है तो वहाँ पर आप देखेंगे बहुत बड़ी संख्या में लोग रह रहे होते हैं। इस वजह से वहाँ पर सेवाओं की अपर्याप्तता होती है, सेवाएं उन पर पर्याप्त रूप से नहीं मिल पाती हैं। आपने देखा होगा दिल्ली वगैरह में, एनसीआर में झुग्गी झोपड़ियों का विकास, ये इन्हीं में से कुछ एक समस्याएं हैं। तीसरा वाला कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इस प्रदेश के उद्योगों से प्रदूषण अधिक होता है, क्योंकि ये जो औद्योगिक प्रदेश है यहाँ पर वातावरण अनाकर्षक होता है, इसमें गंदगी के ढेर और केवल प्रदूषण देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है केवल 1 और 3। तो आंसर है आप 18 का बी वाला। 19वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है? परंपरागत बड़े पैमाने के उद्योग मुख्यतः विकसित देशों में है। खनिज आधारित उद्योगों में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले रासायनिक खनिजों का उपयोग होता है। बड़े पैमाने के उद्योग केवल सरकारी स्वामित्व में ही स्थापित होते हैं। देखिए आपका पहला वाला कथन सही है। बड़े पैमाने के उद्योगों का विकास पिछले 200 वर्षों में हुआ है और ये उद्योग ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी भाग और यूरोप में लगाए गए थे, लेकिन वर्तमान में इनका विस्तार विश्व के सभी भागों में हो गया है। सेकंड वाला कथन आपका गलत है। खनिज आधारित उद्योगों में खनिजों को कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है, ना कि रासायनिक खनिजों को। जो रासायनिक खनिजों का उपयोग है वो रासायनिक आधारित उद्योगों में किया जाता है, खनिज आधारित उद्योगों में नहीं। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। बड़े पैमाने के उद्योग केवल सरकारी स्वामित्व में ही स्थापित होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जिन देशों में बड़े बड़े पूंजीपति हैं या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, या फिर जहां पर संपन्न जो भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान है वो बड़े पैमाने के उद्योग लगाने में सक्षम है, तो ये जरूरी नहीं है कि केवल गवर्नमेंट ही ये उद्योग स्थापित करवा सकती है, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो यहां पर पूछा गया है कौन सा कथन आपका सही नहीं है? केवल 2 और 3, यानी आंसर है आपका 19 का सी, केवल 2 और 3 सही नहीं है। 20वां प्रश्न है आपका, रूहर कोयला क्षेत्र विश्व के किस देश से संबंधित है? जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन, चीन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। रूहर कोयला क्षेत्र जर्मनी में है और ये लंबे समय से यूरोप का प्रमुख औद्योगिक प्रदेश रहा है। कोयला, लोहा और इस्पात यहाँ अर्थव्यवस्था के प्रमुख आधार रहे हैं, लेकिन कोयले की मांग में कमी आने की वजह से यहाँ पर ये उद्योग संकुचित होने लगा है। यहाँ पर जो लौह के भंडार थे वो भी समाप्त हो गए हैं, लेकिन फिर भी ये लोग जलमार्ग से लौह का आयात करके, यानी लौह को आयात करके ये उद्योग को संचालित कर रहे हैं। जर्मनी शहर की जो जर्मनी है, शहर में बोल रहा हूँ, ये जर्मनी देश की 80% इस्पात का उत्पादन रूहर प्रदेश में किया जाता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है 20 का ए वाला।
21वां प्रश्न है आपका, लौह इस्पात उद्योग के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर सही है, ये आपको बताना है। लौह इस्पात उद्योग सभी उद्योगों का आधार है। कच्चे लोहे में मैग्नीज मिलाकर इस्पात बनाया जाता है। इस्पात उद्योग में कच्चे माल के स्रोत में लौह अयस्क, कोयला, मैग्नीज एवं चूना पत्थर प्रयुक्त होता है। तो आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। लौह इस्पात उद्योग सभी उद्योगों का आधार है, इसलिए इसे आधारभूत उद्योग भी कहा जाता है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन सही है। सेकंड वाला कथन यहां पर बिल्कुल सही है। कच्चे लोहे में मैग्नीज मिलाकर इस्पात बनाया जाता है, तो आपका ये वाला भी सही है। इस्पात उद्योग में कच्चे माल के स्रोत के रूप में लौह अयस्क, इसके अलावा इसमें कोयला की आवश्यकता भी पड़ती है, मैग्नीज, चूना पत्थर ये भी प्रयुक्त होता है। तो यहां पर आपका तीसरा वाला भी सही है। यहां पर आपका 1, 2 और 3 तीनों ही सही है। तो आपका सही आंसर है किसका? डी, 1, 2 और 3। 22वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर सही है। पहला है, परंपरागत रूप से बड़े इस्पात उद्योग की स्थिति कच्चे माल के स्रोत से दूर रही है। लौह इस्पात का उत्पादन करने वाला क्षेत्र पिट्सबर्ग वर्तमान में जंग का कटोरा नाम से जाना जाता है। देखिए आपका पहला वाला कथन गलत है, क्योंकि इस्पात उद्योग एक भारी उद्योग है और यह उद्योग वहीं पर स्थापित किया जाता है जहां पर इसका अयस्क निकलता हो। तो परंपरागत रूप से इस्पात उद्योग की स्थिति कच्चे माल के स्रोत से समीप रही है, न कि दूर। तो आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। लौह इस्पात का उत्पादन करने वाला जो अमेरिका का पिट्सबर्ग है, ये वर्तमान में जंग का कटोरा है। इसे जंग का कटोरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि अब यहाँ पर इस्पात का जो उत्पादन है वो घट रहा है, इसलिए इसको जंग का कटोरा नाम से जाना जाता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 22 का बी वाला, केवल सेकंड। 23वां प्रश्न है आपका, लौह इस्पात का उत्पादन करने वाले देशों और उनके प्रमुख क्षेत्रों के संबंध में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में देश है और सूची 2 में इस्पात केंद्र है। जर्मनी, देखिए जर्मनी का जो इस्पात केंद्र है वो डोरटमुंड है। तो यहां पर एक का दूसरा। अब बात कर लेते हैं फ्रांस की। तो देखिए फ्रांस की अगर हम बात करें तो फ्रांस में सेंट इटिनी है। ग्रेट ब्रिटेन की बात करें तो ग्रेट ब्रिटेन में आपका शेफील्ड है। यूक्रेन में दोनेस्क है। तो यहां पर आपका सही आंसर है आपका 23 का सी वाला, ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का पहला। 24वां प्रश्न है आपका, सूती कपड़ा उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। इस उद्योग में सूती कपड़े का निर्माण हथकरघा, बिजली करघा एवं कारखानों में किया जाता है। हथकरघा क्षेत्र अर्धकुशल श्रमिकों को रोजगार प्रदान करता है। विश्व के 50% से अधिक कपास का उत्पादन भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और मिस्र में किया जाता है। ग्रेट ब्रिटेन, उत्तरी पश्चिमी यूरोप के देश और जापान भी उच्च कोटि का कपास निर्यात करता है। देखिए आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। इस उद्योग में सूती कपड़े का निर्माण जो है वो हथकरघा से, बिजली करघा से या फिर कारखानों में बड़े लेवल पर किया जाता है। जो इसका हथकरघा क्षेत्र है इसमें अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है एवं यह अर्धकुशल श्रमिकों को रोजगार प्रदान करता है और पूंजी की आवश्यकता भी इसमें कम होती है। तो आपका बी वाला कथन भी सही है। सी वाला कथन आपका जो है ये भी सही है। विश्व के 50% से अधिक कपास का उत्पादन जो है भारत, चीन, यूएसए, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और मिस्र में किया जाता है। डी वाला कथन जो है गलत है। देखिए अकेला यूरोप जो है लगभग आधा कपास आयात करता है, क्योंकि यूरोप में कपास का उत्पादन नहीं होता है। तो यहां पर आपका डी वाला कथन गलत हो जाएगा। यानी ग्रेट ब्रिटेन, उत्तर पश्चिमी यूरोप के देश और जापान ये कपास का निर्यात नहीं करते हैं, बल्कि कपास का आयात करके वहां पर कपड़ा बनाते हैं। तो यहां पर आपका गलत वाला जो आंसर है वो 24 का डी वाला। 25वां प्रश्न है आपका, उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। इसमें उन्नत वैज्ञानिक एवं इंजीनियरिंग उत्पादों का निर्माण गहन शोध एवं विकास के प्रयोग द्वारा किया जाता है। उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग जो प्रादेशिक संकेंद्रित हैं, आत्मनिर्भरता एवं उच्च विशिष्टता लिए होते हैं, उन्हें प्रौद्योगिक ध्रुव कहा जाता है। निर्माण क्रियाओं में उच्च प्रौद्योगिकी नवीनतम पीढ़ी है। इसमें उन्नत वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग उत्पादों का निर्माण गहन शोध एवं विकास के प्रयोग द्वारा किया जाता है। तो आपका पहला वाला कथन सही है। सेकंड वाला कथन ये भी सही है। उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग जो प्रादेशिक संकेंद्रित हैं,
आत्मनिर्भरता एवं उच्च विशिष्टता लिए होते हैं और इन्हें प्रौद्योगिक ध्रुव कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी सही है। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के समीप जो सिलिकॉन वैली है या फिर सिएटल है, तो ये प्रौद्योगिक ध्रुव के अच्छे उदाहरण हैं। भारत में बेंगलुरु ये भी एक प्रौद्योगिक ध्रुव का अच्छा उदाहरण है। तो यहाँ पर आपका 1 और 2 दोनों ही सही हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है 25 का सी वाला, 1 और 2 दोनों। 26वां प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? हुगली के सहारे जूट के कारखाने सस्ती जल यातायात की सुविधा के कारण स्थापित हुए। चीनी सूती वस्त्र एवं वनस्पति तेल उद्योग स्वच्छंद उद्योग हैं। खनिज तेल एवं जल विद्युत शक्ति के विकास ने उद्योगों की अवस्थिति कारक के रूप में कोयला शक्ति के महत्व को कम किया है। पत्तन नगरों ने भारत में उद्योगों को आकर्षित किया। देखिए यहाँ पे का वाला बिल्कुल सही है। वेस्ट बंगाल में हुगली के सहारे जो जूट के कारखाने क्यों स्थापित हुए, उसके स्थापित होने का रीजन यही है क्योंकि यहाँ पर सस्ती जल यातायात की सुविधा उपलब्ध थी। तो यहाँ पर का वाला सही है, खा वाला गलत है। चीनी सूती वस्त्र और वनस्पति तेल ये कृषि वेस्ट यानी एग्रीकल्चर वेस्ट उद्योग हैं, न कि स्वच्छंद उद्योग। तो यहाँ पर आपका खा वाला गलत हो जाएगा। गा वाला बिल्कुल सही है। खनिज तेल एवं जलविद्युत शक्ति के विकास ने उद्योगों की अवस्थिति कारक के रूप में कोयला शक्ति के महत्व को कम कर दिया है, जो कहीं ना कहीं खनिज तेल और जो जलविद्युत शक्ति है इसकी वजह से लोगों की जो निर्भरता थी कोयले पर वो कम हो गई। घा वाला जो कथन है ये बिल्कुल सही है। पत्तन नगर यानी पत्तन का मतलब जहाँ पे पोर्ट बने हुए हैं, उन नगरों ने भारत में उद्योगों को आकर्षित किया क्योंकि यहाँ से विदेशों में सामान की सप्लाई की जा सकती थी और विदेशों से भारी भरकम मशीनरी इनमें मंगाई भी जा सकती थी। तो यहाँ पर आपका गलत वाला जो आंसर है वो 26 का खा वाला है। 27वां प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है? कुटीर उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग, आधारभूत उद्योग, स्वच्छंद उद्योग। आधारभूत उद्योग जो है ये अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करते हैं, जिसमें आपका लौह अयस्क उद्योग आ जाता है। इन लोहा इस्पात उद्योग है। तो लोहा इस्पात उद्योग क्या है? अन्य उद्योगों के लिए मशीनरी का निर्माण करने में योगदान देता है। तो ये आधारभूत उद्योग है। 28वां प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा एक जोड़ा सही मेल खाता है? स्वचालित वाहन उद्योग लॉस एंजल्स, पोत निर्माण उद्योग लूसाका, वायुयान निर्माण उद्योग फ्लोरेंस, लौह इस्पात उद्योग पिट्सबर्ग। देखिए यहाँ पर आपका घा वाला जो जोड़ा है ये बिल्कुल सही है। पिट्सबर्ग जो है लौह इस्पात उद्योग की वजह से फेमस है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है 28 का घा वाला। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।